आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं और आज हम इन पर गहराई से बात करेंगे। जी। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। शुरुआत करेंगे दो अहम दिनों से, विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। ये दिखते तो सीधे साधे हैं, पर इनके पीछे की कहानी काफी गहरी है। हाँ। तो चलिए एक एक करके इन स्रोतों की परतों को खोलते हैं। जी जरूर। ठीक है, तो शुरू करते हैं 10 फरवरी के दिन से। इस दिन विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। अब दालें तो हम सब खाते हैं, लेकिन इस पर एक पूरा दिन समर्पित करने के पीछे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का क्या मकसद हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसका जवाब सिर्फ हमारी खाने की थाली तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। जी। दालों की आप कह सकती हैं 3 बड़ी खूबियां हैं। पहली, पोषण। ये प्रोटीन का खजाना है, खासकर भारत जैसी बड़ी शाकाहारी आबादी वाले देश के लिए। सही बात है। दूसरी, ये किसानों की दोस्त हैं। इन्हें उगाने में पानी कम लगता है और ये खुद जमीन को उपजाऊ बनाती हैं। और तीसरी खूबी सबसे अहम है, ये सतत विकास लक्ष्य 2 यानी जीरो हंगर को हासिल करने में मदद करती हैं। आपने कहा कि दालें खुद जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये सुनने में काफी तकनीकी लगता है। हाँ, लगता है। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकते हैं कि ये होता कैसे है? जरूर। इससे एक तरह की कुदरती जादूगरी समझिए। जादूगरी? हाँ, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी नाइट्रोजन गैस है, लेकिन पौधे उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे हम हवा में तैरते बादलों से सीधा पानी नहीं पी सकते। हम्म। दालों के पौधों की जड़ों में खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से इस नाइट्रोजन को खींचकर उसे एक ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे मिट्टी सोख सके। अच्छा। ये पौधों के लिए एक तरह का मुफ्त प्राकृतिक खाद बनाने जैसा है। इससे जमीन की सेहत सुधरती है और किसानों को महंगे रासायनिक उर्वरकों पर कम खर्च करना पड़ता है। मतलब ये पर्यावरण और किसान की जेब दोनों के लिए फायदेमंद है। एकदम। तो ये सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि एक पूरी सस्टेनेबल फूड सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल। इसीलिए दिन सिर्फ दालों का उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि खाद्य सुरक्षा, पोषण और पर्यावरण एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और 10 फरवरी को ही भारत में एक और बहुत बड़ा अभियान चलाया जाता है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। जी हाँ, नेशनल डीवॉर्मिंग डे। इसका लक्ष्य तो नाम से ही साफ है, कृमि मुक्त भारत। लेकिन मुझे इसके पैमाने में ज्यादा दिलचस्पी है। ये कितना बड़ा है? इसके पैमाने का अंदाजा लगाना भी मतलब मुश्किल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान माना जाता है, जो एक ही दिन में करोड़ों बच्चों तक पहुंचता है। दुनिया का सबसे बड़ा? जी हाँ। साल में 2 बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को 1 से 19 साल के बच्चों को स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में एल्बेंडाजोल नाम की एक गोली दी जाती है। एल्बेंडाजोल। ये सिर्फ एक गोली है, पर इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? मतलब पेट के कीड़े होना सुनने में एक आम समस्या लगती है। ये सुनने में आम लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत बहुत गंभीर होता है। अच्छा। जब बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, तो वो जो भी खाते हैं, उसका पोषण बच्चों को नहीं, बल्कि उन कीड़ों को मिलता है। ओह। इससे बच्चों में खून की कमी यानी अनीमिया हो जाता है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है और वो स्कूल में ध्यान नहीं लगा पाते। तो ये छोटी सी गुलाबी गोली सिर्फ कीड़े नहीं मारती, ये बच्चों का भविष्य संवारती है। बिल्कुल। आप इसे एक तरह से देश के मानव संसाधन में एक निवेश कह सकते हैं। एक स्वस्थ बच्चा ही कल का एक उत्पादक नागरिक बनेगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं है, ये असल में देश के भविष्य को मजबूत करने की एक बुनियाद है। जब हम स्वस्थ और शिक्षित बच्चों की एक पूरी पीढ़ी तैयार करते हैं, तो हम देश की तरक्की की नींव रख रहे होते हैं। हमने अभी स्वास्थ्य की बात की, जो सीधे तौर पर देश के लोगों से जुड़ा है। जी। लेकिन अब एक ऐसे संसाधन की बात करते हैं जिसके लिए दुनिया में एक नई होड़ मची हुई है, और वो है जमीन के नीचे छिपा खजाना। यहीं पर अमेरिका का प्रोजेक्ट वॉल्ट सामने आता है। ये $12 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ये रकम बहुत बड़ी है। आखिर अमेरिका ऐसा क्या जमा कर रहा है? अमेरिका इस प्रोजेक्ट के तहत लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ऐसे ही कई दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों का एक रणनीतिक भंडार बना रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स? जी, ये वो खनिज हैं जो आज की टेक्नोलॉजी की रीढ़ हैं।
आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन से लेकर इलेक्ट्रिक कार की बैटरी और मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम तक सब कुछ इन्हीं पर निर्भर है। मतलब हर जगह। हर जगह। इन्हें 21वीं सदी का तेल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन अमेरिका को अचानक इनका भंडार बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये तो हमेशा से ही जरूरी रहे हैं। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस नए तेल की सप्लाई चेन पर चीन का लगभग एकाधिकार है। अच्छा। दुनिया में इन खनिजों की खुदाई भले ही अलग अलग देशों में होती हो, लेकिन उन्हें प्रोसेस करके इस्तेमाल करने लायक बनाने का 70 से 80% काम चीन में होता है। 70 से 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी। और अमेरिका को यह एहसास हो गया है कि अगर कल को चीन ने सप्लाई पर रोक लगा दी तो अमेरिका की पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और रक्षा प्रणाली ठप हो सकती है। ये प्रोजेक्ट उसी निर्भरता को कम करने की एक कोशिश है। लेकिन $12 बिलियन सुनने में तो बहुत लगता है, पर क्या ये चीन के दशकों के दबदबे को चुनौती देने के लिए काफी है? कहीं ये बहुत देर से उठाया गया एक बहुत छोटा कदम तो नहीं? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब है हाँ और नहीं। अच्छा। नहीं, क्योंकि $12 बिलियन चीन के विशालकाय इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने शायद छोटा लगे, लेकिन हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये एक रणनीतिक संकेत है। संकेत? कैसा संकेत? इस प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिका न सिर्फ अपने लिए भंडार बना रहा है, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत जैसे अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर एक वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाने की कोशिश भी कर रहा है। मतलब एक ग्रुप बना रहा है। बिल्कुल। तो ये एक लंबी लड़ाई का पहला कदम है, जिसका मकसद सिर्फ भंडार बनाना नहीं, बल्कि चीन के दबदबे को तोड़ना है। ये एक आर्थिक कदम से कहीं ज्यादा एक भू राजनीतिक चाल है। तो एक तरफ जहां खनिजों को लेकर ये हार्ड पावर की खींचतान चल रही है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए एक अलग तरह की पहचान से जुड़ी खबर है। जी। हमारे इकलौते व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक चुना गया है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। ये वाकई गर्व की बात है, पर इसका रणनीतिक महत्व क्या है? क्या इसी को विशेषज्ञ सॉफ्ट पावर कहते हैं? बिल्कुल, ये सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। हार्ड पावर होती है किसी देश की सैन्य या आर्थिक ताकत, जिससे वो दूसरे देशों को मजबूर कर सकता है। लेकिन सॉफ्ट पावर होती है किसी देश की संस्कृति, उसके मूल्य और उसकी उपलब्धियां, जिनसे दूसरे देश आकर्षित होते हैं और उसका सम्मान करते हैं। तो ये सेना या अर्थव्यवस्था की ताकत से अलग कैसे काम करती है? देखिए, जब दुनिया अभिनव बिंद्रा जैसे खिलाड़ी को सम्मान देती है, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि भारत के उस जज्बे, अनुशासन और उत्कृष्टता को सम्मान दे रही है जिसका वो प्रतीक है। इससे दुनिया में भारत की एक सकारात्मक छवि बनती है। लोग भारत को सिर्फ एक बड़ी आबादी या एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे एक ऐसे देश के रूप में भी देखते हैं जो विश्व स्तरीय प्रतिभाएं पैदा करता है। और ये सम्मान फिर कूटनीति में काम आता है। बिल्कुल। ये सम्मान और प्रतिष्ठा कूटनीतिक संबंधों में बहुत काम आती है। जब आपकी इज्जत होती है तो लोग आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। ये दिलचस्प है। तो अब अगर हम हार्ड पावर पर वापस लौटें, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट आई है। जी। इसमें भारत को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना का दर्जा दिया गया है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। हाँ। इस रैंकिंग का असल में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ सैनिकों और टैंकों की गिनती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद रैंकिंग कुछ और होती। अच्छा। ये इंडेक्स 60 से ज्यादा पैमानों पर सेनाओं को तौलता है। इसमें सिर्फ सैनिकों की संख्या या हथियारों की गिनती नहीं होती, बल्कि लॉजिस्टिक्स पर बहुत जोर दिया जाता है। लॉजिस्टिक्स? जी। मतलब सेना को कितनी तेजी से और कितनी कुशलता से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसमें देश की औद्योगिक क्षमता, उसका रक्षा बजट, उसकी भौगोलिक स्थिति और तेल जैसे संसाधनों की उपलब्धता भी शामिल होती है। ओह, तो ये काफी व्यापक है। बहुत व्यापक। इसलिए भारत की चौथी रैंक सिर्फ उसकी सेना के आकार को नहीं, बल्कि उसकी पूरी राष्ट्रीय क्षमता को दर्शाती है। और इसी रिपोर्ट में ये भी है कि पाकिस्तान 14वें स्थान पर खिसक गया है। ये इस क्षेत्र के शक्ति संतुलन के बारे में क्या बताता है? ये एक बड़ा बदलाव है और ये दिखाता है कि भारत और पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्षमताओं के बीच का फासला लगातार बढ़ रहा है। अच्छा। ये सिर्फ सैन्य ताकत का अंतर नहीं है, बल्कि ये आर्थिक और औद्योगिक ताकत के बढ़ते अंतर को भी दिखाता है, जो अंततः सैन्य शक्ति का आधार होती है। आपने अर्थव्यवस्था की बात की और यहीं पे एक और आंकड़ा हमारे सामने है। जी, गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रहेगी, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अनुमान है। अब मेरे मन में सवाल ये है कि हम इन दो अलग-अलग खबरों, चौथी सबसे बड़ी सेना और 6.9% की विकास दर को कैसे जोड़कर देखें? ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं? ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है।
ये 6.9% की ग्रोथ सिर्फ अखबार की सुर्खी नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार के पास देश चलाने के लिए ज्यादा पैसा होगा और इसका एक बड़ा हिस्सा रक्षा बजट में भी जाएगा। अब यहां से दो रास्ते निकलते हैं। दो रास्ते? हाँ, एक मजबूत अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हमारे पास ज्यादा विकल्प हैं। ज्यादा विकल्प? किस तरह के? इसका मतलब है कि हम ये चुन सकते हैं कि हमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है या नहीं। अच्छा। क्या इस बढ़े हुए बजट का इस्तेमाल हम स्वदेशी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान या भविष्य के विमान वाहकों पोतों के निर्माण में करें, या फिर इसका इस्तेमाल हम विदेशों से और ज्यादा रफाल या S-400 जैसे अत्याधुनिक सिस्टम खरीदने में करें? तो एक मजबूत अर्थव्यवस्था आपको ये चुनने की आजादी देती है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ एक कमजोर अर्थव्यवस्था के पास सिवाय पुराने हथियारों को चलाते रहने या कर्ज लेकर हथियार खरीदने के कोई और विकल्प नहीं बचता। और इसका दूसरा पहलू भी होगा, एक मजबूत सेना भी तो अर्थव्यवस्था को सहारा देती होगी। बिल्कुल। एक मजबूत सेना आपके व्यापारिक मार्गों जैसे समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखती है। यह देश में एक स्थिर माहौल बनाती है जिससे विदेशी निवेश आता है। यह आपकी सीमाओं को सुरक्षित रखती है ताकि देश के अंदर आर्थिक गतिविधियां बिना किसी डर के चल सकें। तो ये एक चक्र है, एक साइकिल की तरह। जी। आर्थिक विकास सैन्य शक्ति को मजबूती देता है और सैन्य शक्ति आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित माहौल बनाती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की चौथी रैंक और 6.9% की विकास दर, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और यही संयोजन किसी देश को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में परिभाषित करता है। एकदम सही। तो एक तरफ ये बुनियाद है और दूसरी तरफ की पहली खबर कर्नाटक से है और ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये खबर आज की हमारी बातचीत का टोन सेट करती है। कर्नाटक कैबिनेट ने फैसला किया है कि वो स्थानीय निकाय चुनावों में ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटाकर वापस कागज के मतपत्रों यानी बैलेट पेपर का इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? जब हम हर चीज में डिजिटल हो रहे हैं, 5G और AI की बात कर रहे हैं, तब चुनावों में हम एक कदम पीछे क्यों जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ राजनीतिक वजहों से है? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। देखिए, इसे टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक कदम की तरह देखना शायद सही नहीं होगा। ये असल में वो विश्वास की कमी के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है। कई समूहों और राजनीतिक दलों का मानना है कि ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। आप बटन दबाते हैं, एक बत्ती जलती है और आपको मान लेना होता है कि आपका वोट सही जगह गया है। लेकिन उसकी पर्ची भी तो निकलती है अब वीवीपीएटी वाली। लाया गया था। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि उन सभी पर्चियों की गिनती नहीं होती, सिर्फ कुछ सैंपल की होती है। जबकि बैलेट पेपर के साथ ऐसा नहीं है। वो एक भौतिक चीज है, एक कागज का टुकड़ा जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे बक्से में गिरते हुए देख सकते हैं और बाद में हर एक कागज को गिना जाता है। तो कर्नाटक का ये फैसला असल में स्पीड और एफिशिएंसी के ऊपर पारदर्शिता को चुनने जैसा है। वो कह रहे हैं कि हमें नतीजा एक दिन देर से मिले मंजूर है, लेकिन प्रक्रिया पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। वाह, ये तो बहुत ही गहरा मुद्दा है। मतलब ये प्रगति बनाम भरोसा की लड़ाई है और लोकतंत्र में भरोसे से बढ़कर कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ भारत में नहीं, जर्मनी और नीदरलैंड जैसी विकसित देशों ने भी सुरक्षा और पारदर्शिता की चिंताओं के कारण ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया और बैलेट पेपर पर वापस चले गए। अच्छा। हाँ, तो ये एक वैश्विक बहस है कि चुनावी प्रक्रिया में इंसान का भरोसा टेक्नोलॉजी की सुविधा से ज्यादा जरूरी है या नहीं। मुझे एक और खबर याद आती है जो हमारे पर्यावरण से जुड़ी है, प्रोजेक्ट चीता। हाँ, और यहाँ भी अच्छी खबरें हैं। बिल्कुल। 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 और चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क लाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि नामीबिया से आई एक चीता जिसका नाम आशा है, उसने 5 शावकों को जन्म दिया है। कूनो में अब कुल 35 चीते हो गए हैं। ये तो वन्य जीव संरक्षण के नजरिए से एक बड़ी जीत है। ये जीत है, इसमें कोई शक नहीं। किसी प्रजाति को जो किसी जगह से विलुप्त हो चुकी हो, उसे वहां वापस बसाना, जिसे रीइंट्रोडक्शन कहते हैं, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। शावकों का जन्म इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जानवर उस माहौल में ढल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट की सफलता के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेकिन मुझे आपके लेकिन से थोड़ा डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है, पर हमें पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। जश्न के साथ साथ ये सबसे ज्यादा सतर्क रहने का भी समय है।
असली चुनौती अब शुरू होती है। इन शावकों का सर्वाइवल रेट यानी इनके जिंदा रहने की दर ही तय करेगी कि यह सिर्फ एक सफल ट्रांसलोकेशन था या ये एक कामयाब इकोसिस्टम रीबिल्डिंग है। इन दोनों में क्या फर्क है? बड़ा फर्क है। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि आप जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले आएं और वो वहां जिंदा हैं। लेकिन इकोसिस्टम रीबिल्डिंग का मतलब है कि वो न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि उनकी अगली पीढ़ी भी उस माहौल में शिकार करना, खुद को बचाना और अपना कुनबा बढ़ाना सीख रही है। अच्छा। कई बार पहली पीढ़ी तो किसी तरह ढल जाती है, पर अगली पीढ़ी को जंगल के असली खतरों का सामना करने में मुश्किल होती है। तो ये 5 शावक एक बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन असली परीक्षा इनकी ही है। समझ गया। तो ये सिर्फ चीतों को भारत वापस लाने की कहानी नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम को फिर से जिंदा करने की कहानी है। हाँ, ये भी एक तरह से अतीत को सुधार कर भविष्य बनाने जैसा ही है, जैसे हम अपनी सैन्य ताकत को बना रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट भी तो आ गई है। हाँ, और वो भारत की बढ़ती ताकत को दिखाती है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।